राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये भारत के सोशल, कल्चरल, राष्ट्रीय जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता आ रहा है। ये कहानी उस आइडियोलॉजी की है जो एक छोटे से बीज के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे एक विशाल वट वृक्ष बन गई। ये कहानी उन लोगों की है जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जो मानते थे कि भारत की आत्मा को फिर से जागृत करने की जरूरत है। आइए इस यात्रा को शुरू से देखें और समझें कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, ये कहां से आई और ये आज कहां तक पहुंची। उन्नीस 1925 का विजयदशमी का दिन था। नागपुर की धरती पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। इनमें से एक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें प्यार से डॉक्टर जी कहा जाता था। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, समाज बिखरा हुआ था, जाति पाति के झगड़े थे और भारतीयों की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना कहीं खो सी गई थी। उन्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत हो बल्कि मन से भी दृढ़ हो। इसी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। उस दिन कुछ युवा एक मैदान में इकट्ठा हुए। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई भव्य समारोह नहीं था, बस एक साधारण संकल्प लिया गया कि भारत को फिर से महान बनाना है। स्थापना के 5 साल के अंदर ही आरएसएस आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर अपनी किताब द आरएसएस रोड मैप्स 21st सेंचुरी में लिखते हैं कि संघ ने 26 जनवरी 1930 के दिन को अपनी सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और हजारों स्वयंसेवकों ने खुले तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और संघ ने खुले तौर पर उनका सपोर्ट किया। 1925 से लेकर 2025 तक किसी ने नहीं सोचा था कि चंद लोगों द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रवाद का एक संगठन 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन बन जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, संघ समाज हर वर्ग के लिए अपने रास्ते खोलता गया। संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक गांव-गांव जाते थे और देश हित के बारे में लोगों को जागरूक करते थे। बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसे कुत्ते भी थे, बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता तो वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेल कूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। संघ के एक संस्कार तो मिले, अगर व्यायाम करता हूँ मैं ऐसा व्यायाम करो, ऐसा व्यायाम करो, मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे ही 8 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ ज्वाइन किया। हालांकि संघ को ज्वाइन नहीं किया जाता, संघ का कोई मेंबरशिप फॉर्म नहीं होता। आप शाखा आइए, लोगों की सेवा कीजिए और आप संघ से जुड़ गए। तो पीएम मोदी ऐसे ही 8 साल की उम्र में संघ से जुड़े और एक बार जुड़े तो फिर कभी हाथ नहीं छोड़ा। 22 साल की उम्र में प्रचारक बने। 80 के दशक में संघ के कहने पर बीजेपी ज्वाइन किया। 1988 से 1989 में उन्हें गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया। 1995 में वो राष्ट्रीय सचिव बने। मतलब आरएसएस ने मोदी और मोदी ने आरएसएस का साथ कभी नहीं छोड़ा। आरएसएस की विचारधारा का आधार हिंदुत्व है, लेकिन ये कोई नैरो माइंडेड रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदुत्व को संघ एक जीवन पद्धति मानता है।
ये वो फिलॉसफी है जो टॉलरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सभी धर्मों का सम्मान की बात करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का सम्मान ना किया जाए। संघ का कहना है कि भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति से है, जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये संस्कृति नदियों की तरह है, अलग अलग धाराएं इसमें मिलती हैं, लेकिन ये एक ही दिशा में बहती है। और इसीलिए संघ झुग्गी झोपड़ियों से लेकर जंगलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच बिना किसी भेदभाव के काम करता है। आज ऐसे काम चल रहे हैं जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहाँ जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं, संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। इसलिए जब आप पीएम मोदी को सफाई कर्मियों के पैर धोते देखते हैं या समाज के वंचित तबके के साथ बिल्कुल सहज होकर बैठे देखते हैं, तो उसमें कोई राजनीति नहीं होती। ये संघ की वो सीख है जो आज भी पीएम मोदी की मन पर हावी है, क्योंकि संघ की पहली सीख यही है कि राष्ट्र प्रथम है। धर्म, जाति, क्षेत्र, बोली, भाषा सब राष्ट्र के बाद, पहले इंसान है, बाकी सब उसके बाद। आरएसएस की विचारधारा को जमीन पर उतारने का तरीका है शाखा। शाखा वो जगह है जहां स्वयंसेवक रोज इकट्ठा होते हैं। वहां खेल होते हैं, व्यायाम होता है, देशभक्ति गीत होते हैं और सबसे जरूरी विचार विमर्श होता है। ये कोई साधारण सभा नहीं होती। शाखा में एक स्वयंसेवक को ये सिखाया जाता है कि वो अपने से पहले समाज के बारे में सोचे, अपने से पहले देश के बारे में सोचे। ये राष्ट्र प्रथम का विचार है जो आरएसएस का मूल मंत्र है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन संघ कभी चंदा नहीं लेता, कभी कोई अनुदान नहीं लेता। स्थापना के बाद से आरएसएस की यात्रा आसान नहीं रही। कई बार इसकी आइडियोलॉजी को गलत समझा गया, कई बार संघ पर बैन भी लगे, लेकिन जांच में यह हर बार संघ को निर्दोष पाया गया और प्रतिबंध हटा। आरएसएस की विचारधारा का एक और पहलू है सेवा। चाहे 2004 का सुनामी हो, 2013 का उत्तराखंड संकट हो या फिर कोविड-19 का समय, स्वयंसेवकों ने हर बार आगे बढ़कर मदद की। ये सेवा भाव ही आरएसएस को अलग बनाता है। उनकी विचारधारा कहती है कि राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और शायद यही वजह है कि कोविड काल के दौरान पीएम मोदी ने भी सभी पीड़ितों की मदद की और आज भी सभी को फ्री राशन मिल रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लेक्स फ्रेडमैन के साथ किए गए एक पॉडकास्ट में बड़े बेबाक और गर्व के साथ आरएसएस में अपनी जड़ों को स्वीकार किया। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो हम मुझे एक आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन भर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहे। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार, संघ के सेवा भाव, इन सब ने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 2025 में जब संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है, तो ये सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं, ये उस विचारधारा की कहानी है जो कहती है कि भारत एक है, भारत अखंड है। ये विचारधारा कहती है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, लेकिन आधुनिकता को भी अपनाना है। इसकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1925 में थी। यह हमें सिखाती है कि राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवंत संस्कृति है, एक परिवार है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आरएसएस की नहीं है, ये कहानी भारत की है, हम सबकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा,
जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।